गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी ठीक होंगे। आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी क्लासेस मैं लूँगी तो वो आपको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वगैरह सब इस ग्रुप में डाल दूँगी मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मेधा का पार्ट 3, जिसका नाम है पुरस्कार। तो चलिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक कहानी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पाठबोध। पाठबोध के अंतर्गत श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित इस कहानी में एक कृषक कन्या के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान को दर्शाया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है। कृषक मीन्स किसान होता है, ठीक है ना। जिनकी कृषक की एक कन्या थी, जिसने अपने पूर्वजों के बलिदान के खातिर राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार भी उन पर ही न्यौछावर कर दिया था। तो देखिए पहले अध्याय में क्या दिया हुआ है। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। आपने देखा होगा बारिश का जब मौसम हो जाता है, तो जब बारिश की थोड़ी सी बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी में एक सुगंध आती है। तो उसी सुगंध के लिए कह रहे हैं। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। देखिए कि यहाँ पर इंद्रदेव की पूजा क्यों की जा रही है, क्योंकि इंद्रदेव को हम पानी का या वर्षा का देवता मानते हैं, और खेती के लिए यानी किसान को अपनी भूमि की जो फसल है उसके पानी के लिए हम इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो बारिश करे और फसल को अच्छा सा उत्पादन हो। तो इसीलिए यहाँ पर किसान जो महाराज है, किसान बनके सबसे पहले उन्होंने इंद्रदेव की पूजा की करके उन्होंने हल को जोता, ठीक है। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। जो क्या होता था इस उत्सव में, राजा किसी एक किसान का खेत को चुनते थे और उस किसान का खेत को हल से जोत के वहाँ बीज बोते थे, और जितनी उस खेत की कीमत थी वो उसके मालिक को दिया करते थे। तो ऐसा एक उत्सव होता था जो वहाँ प्रसिद्ध था। तो अब यहाँ पर मधुलिका खेत को महाराज ने इस बार चुना है और वहाँ पर हल जोत कर, तो वो क्या कर रही है मधुलिका, वो बीजों का थाल ले लिए उनके पीछे पीछे है। सब लोग महाराज का हल जोत चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध, क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार? महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है।
एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। पहला अध्याय समाप्त हो गया। दूसरा अध्याय। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधिक अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट पड़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार? मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह है हालत? मैं मगध का विद्रोही, निकाला गया राजकुमार, कौशल में जीविका खोजते आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी। क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है। वह तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहेंगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दे, मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वह भूमि उबड़ खाबड़ है, किंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो दे, कहती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ। कल से तो राजमंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय। नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंह की कन्या है। नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पैर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्व आरोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू?
मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है? साफ बता। आज रात शाश्वती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा। अगला पेज। मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो। सेनापति ने 80 सैनिक को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोही को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। शाश्वती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और राजमंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज। तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है, महाराज ने कहा। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा अध्याय। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राण दंड, प्राण दंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना है वो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वे बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। जयशंकर प्रसाद। एक बार इनका कवि परिचय देख लेते हैं। वो लेखक परिचय क्या है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी एक छायावादी कवि थे। इन्होंने तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा इनकी रचनाओं में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक समृद्ध है। कल्पनाएं भावों से लिपटी होने के कारण अधिक आनंद प्रदायिनी है। प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव को अपने काव्य तथा अन्य रचनाओं में स्थान दिया। इन्होंने कविता तथा नाटकों के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जीवन के अंतिम दिनों में प्रसाद जी क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर सन 1937 को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद देखते हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। जो चैप्टर में टफ वर्ड आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पर्वतमाला, पर्वतों की माला यानी पर्वतों की श्रृंखला। फिर यहाँ पर है स्वर्ण, स्वर्ण में सोना, अनुग्रह, कृपा, आश्रय, सहारा, समीप, पास, रोष, क्रोध। प्रसिद्ध, मशहूर, विसर्जित, खत्म या समाप्त, छवि, सुंदरता, अधिकांश, ज्यादातर, पुरस्कार, इनाम, प्राणदंड, फांसी। क्योंकि उस टाइम प्राणदंड का जब राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम प्राणदंड का सिर्फ एकमात्र ये जो था कि फांसी या फिर उनकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करना। ठीक है। इसका मानक रूप वर्तनी में देख लेते हैं कि मानक रूप में शब्द कैसे हैं और प्रचलित रूप में हम वो कैसे लिख सकते हैं। मिट्टी, मिट्टी को इस तरह से भी कर सकते हैं। सौंदर्य, इसको
को सौंदर्य को इस तरह से लिख सकते हैं, युद्ध युद्ध, मंदिर का फिर ही मंदिर, संदेश संदेश, फिर है आपका प्रसिद्ध को ये द और ध को मिला के लिख देंगे, व्रत व्रत, द्वार द्वार, प्रबंध प्रबंध, बंदी बंदी। Thanks for watching. For more such video you can comment below and question answer will be provided in next video. Thank you.